अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 16वीं किस्त काला तूफान का पहला हिस्सा। बंदरगाह पर पहुंचकर दोनों दोस्त एक सराय में जा उतरे। उन्हें मालूम हुआ कि अगले रोज शाम को एक बादवानी जहाज वहां से समंदर के रास्ते मुल्क सिंध को रवाना हो रहा है। एक रात सराय में क्याम करने के बाद उन्होंने घोड़ों को एक सौदागर के हाथ भेज दिया। जहाज के अमीर को सफर का किराया अदा किया और तीसरे पहर जहाज में आकर सवार हो गए। दूसरे मुसाफिर भी जहाज पर चढ़ रहे थे। सामान लादा जा रहा था। मजदूर बड़े बड़े गट्ठर उठाए जहाज के अरशे पर एक तरफ लगा रहे थे। वहां काफी शोर मचा था। अंबर और नाग अरशे के तख्ते पर कालीन बिछाकर बैठ गए और बातें करते हुए मुसाफिरों को तकने लगे। हर किस्म के मुसाफिर सवार हो रहे थे। कोई हबशी था, कोई मिस्री था, कोई कप्ती और कोई चीनी था। औरतें और बच्चे भी जहाज पर सवार हो रहे थे। अंबर ने एक कप्ती को देखा कि उसका सर मंडा हुआ था और गोल मटोल जिस्म उसने स्याह रंग की चादर में छुपा रखा था। वो उधेड़ उम्र का था और शक्लो सूरत से बड़ा होशियार नजर आता था। अंबर ने नाग से कहा, यह कप्ती मुझे कोई जादूगर मालूम होता है। नाग ने भी इस पुरस्रार शक्ल वाले कप्ती को देखा और अंबर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वो भी हमें गौर से देख रहा है। शायद उसे जादू के जोर से हमारी खुफिया ताकत का राज मालूम हो गया है। अंबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो दोबारा पैदा होकर इस दुनिया में आ जाए तो फिर भी उसे हमारी खुफिया ताकत का राज मालूम ना हो सकेगा। कप्ती उतरकर जहाज के निचले हिस्से में चला गया। सूरज ने मगरिब में गरूब होना शुरू कर दिया। समंदर पर उसकी सुनहरी रोशनी फैल गई। जहाज के अमीर ने बिगल बजवाकर जहाज के चलने का पहला ऐलान कर दिया। मुसाफिरों में तेजी आ गई। नीचे से मुसाफिर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। मजदूरों में भी फुर्ती आ गई। जहाज का कप्तान यानी अमीर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स था जिसके चेहरे का रंग समुद्री हवाओं की मार खाकर गहरा होकर सांवला हो गया था। उसने अरशे के तख्तों पर चल फिरकर लोगों को जल्दी जल्दी अपने अपने ठिकानों पर बैठ जाने के लिए कहा। जब सूरज का सुनहरी थाल समंदर में डूबने लगा तो मल्लाहों ने लकड़ी के मस्तूल से लिपटे हुए बादमानों को खोलना शुरू कर दिया। जिन रस्सों से जहाज को बंदरगाह के सतनों के साथ कसकर बांधा गया था उन्हें खोलकर जहाज के ऊपर उछाल दिया गया। बादबानों के खुलते ही उनमें हवा भरनी शुरू हो गई। जहाज की रवानगी का बिगल बजा दिया गया। इसके साथ ही जहाज ने साहिल से हटना शुरू कर दिया। जो लोग अपने अजीजों को छोड़ने आए थे वो हाथ हिलाने लगे। जहाज पीछे हटता चला गया। उस जमाने के जहाज इतने तेज रफ्तार नहीं होते थे, फिर भी अगर हवा तेज होती तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा करते। हवा मामूली सी थी, तेज थी। चुनाचे जहाज थोड़ी ही देर बाद बंदरगाह से निकलकर खुले समंदर में आ गया। ये खलीज फारस का समंदर था जो उस जमाने में भी काफ़ी ख़राब था, यानी हर मौसम में वहाँ लहरें उछलती रहती। जहाज़ का कप्तान बड़ा माहिर और तजर्बाकार था। वो जहाज़ को बड़ी हमवार रफ्तार के साथ खुले समंदर में ले गया। सूरज गुरूब हो गया था और समंदर पर रात के साए फैल रहे थे। देखते ही देखते रात हो गई और समंदर पर हर तरफ अंधेरा छा गया। जहाज़ पर चिराग और मशलें रोशन कर दी गईं। अंबर और नाग नीचे खाना खाने चले गए। खाने की बड़ी सी लकड़ी की मेज़ पर मुसाफिर भी बैठे खाना खा रहे थे। ये दोनों दोस्त भी एक तरफ होकर बैठ गए। उन्होंने मछली और उबले हुए चावल मंगवाए और बातें करते हुए मज़े से खाने लगे। इतने में वहाँ वो पुरस्रार कप्ती भी आ गया। शायद जानबूझकर वो अंबर और नाग के करीब आकर बैठा था। तीनों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा और खामोश रहने कप्ती ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे बच्चों कहाँ सफ़र कर रहे हो? नाग ने कहा, हम मुल्क सिंध जा रहे हैं। कप्ती ने मुस्कुराकर खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बहुत खूब सफ़र कटेगा। लेकिन आप लोग किस शहर से आ रहे हैं? गलीली से अंबर ने कहा, इस शहर पर खुदावंद का कहर नाजिल हुआ। वो तो सारे का सारा तबाह हो गया। पहले जलजले ने बर्बाद किया और फिर पानी का सैलाब उसे अपने साथ बहा कर ले गया। अच्छा हुआ कि तुम लोग जाने बचाकर भाग आए। वहाँ के बादशाह ने एक बुजुर्ग हस्ती के साथ बड़ा जुल्म किया। उसका अंजाम मुझसे भी बुरा होता तो मुझे अफसोस ना होता। अंबर ने बातों ही बातों में पूछा, क्या आप सौदागरी करते हैं? कप्ती मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारा अंदाज़ा सही है। मैं हीरे जवाहरात की तिजारत करता हूँ और सिंध में शहरवार अनाशी के राजा के यहाँ कीमती जवाहरात लेकर जा रहा हूँ। मालूम होता है आपने जवाहरात की तिजारत नई नई शुरू की है, क्योंकि एक तजर्बाकार माहिर सौदागर जहाज़ पर सफ़र करते हुए कभी किसी अजनबी को नहीं बताता कि उसके पास हीरे जवाहरात है। कप्ती ज़ोर से हंसा और अपनी पुरस्रार नस्वारी आंखें समेट कर बोला, मेरे बच्चे तूने बिल्कुल ठीक कहा। एक तजर्बाकार सौदागर कभी ये गलती नहीं करता, लेकिन मैं आम सौदागरों से ज़रा मुख्तलिफ सौदागर हूँ। नाग ने पूछा, वो कैसे?
कप्ती ने कहा, वो ऐसे कि मैं एक माहिर सपेरा भी हूँ। जिस मर्तबान में मेरे हीरे जवाहरात पड़े हैं उसी मर्तबान में एक बेहद जहरीला सांप उनकी हिफाजत कर रहा है। नाक चौकन्ना हो गया तो गोया ये कप्ती सपेरा भी था और मर्तबान में किसी जहरीले सांप को बंद करके साथ ले जा रहा था। अंबर कहने लगा, क्या आपको सांपों की ज़्यादा पहचान है या हीरे जवाहरात की? जितनी पहचान मुझे हीरे जवाहरात की है उससे ज़्यादा पहचान मुझे सांपों की है। सांपों को मैं दूर से पहचान लेता हूँ कि ये किस नस्ल और किस मुल्क का सांप है। नाग ने पहली बार पलकें झपका कर कहा, बहुत खूब। कप्ती बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग क्या काम करते हैं और मुल्क सिंध किसके यहाँ जा रहे हैं? अंबर ने राजदारी से काम लेते हुए कहा, हम कपड़े के सौदागर हैं और सिंध में हमारे जाने का मकसद वहाँ ये देखना है कि क्या कपड़े की सौदागरी वहाँ हो सकती है। कप्ती ने कहा, बरखुरदार, कपड़े की तिजारत हर मुल्क में हो सकती है। अगर लोग सिर्फ यही मालूम करने जा रहे हो तो अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर वहाँ सौदागरी करने का इरादा है तो फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपके खलूस का शुक्रिया। हमारा मकसद वहाँ तिजारत करने का भी है। तो फिर हमारे शहरवार अनाशी ज़रूर आना। वहाँ का राजा बहुत दरिया दिल है। रियाया उस पर जान छिड़कती है। उसकी रानी को नए नए कपड़े खरीदने का बहुत शौक है। मैं अपने जवाहरात उसी रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अंबर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम वार अनाशी आने की पूरी कोशिश करेंगे। खाने से फारिग होकर वो उठकर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। अंबर ने नाग से पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा इस कप्ती के बारे में? नाग कहने लगा, मुझे तो सिर्फ उसके सांप से दिलचस्पी है जो उसने मर्तबान में छुपा रखा है। अंबर ने कहा, और हीरे जवाहरात के बारे में क्या ख्याल है? मुझे उनसे क्या दिलचस्पी हो सकती है भला? मुझे तो ये शख्स बड़ा मक्कार आदमी लगता है। ऐसा मालूम होता है कि इसने जो कुछ कहा वो झूठ है, मगर तुम ये अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो? बस मेरा दिल कहता है 2000 साल से इंसानों को देखता चला आ रहा हूँ। अब तो एक एक आदमी की बू सूंघकर बता सकता हूँ कि किस खसलत का है, लेकिन फिर भी हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इंसानी रूप में आकर महसूस किया है कि इंसान ये एक बड़ा ही छुपा जानवर है। वो दिल में राजों का खजाना छुपाए फिरता है और ऊपर से किसी को मालूम नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है अंबर? तुम ठीक कहते हो और मैं भी तुम्हें ठीक कह रहा हूँ। अंबर का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। वो कप्ती असल में जवाहरात का सौदागर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के ठगों के एक बहुत बड़ी गिरोह का सरदार था, जो एक कप्ती के हुलिये में भेस बदलकर जहाज़ पर आ बैठा। उसके मर्तबान में सांप ज़रूर थे, मगर हीरे जवाहरात सारे के सारे नकली थे। ये हीरे इस होशियारी से आम शीशे के टुकड़ों में से तराशे गए थे कि बड़े बड़े माहिर जौहरी धोखा खा जाते। कप्ती यही नकली हीरे खरीदने मुल्क यमन और हलब गया था। कप्ती का असल नाम जरताश था और वो आतिश परस्त था। उसके गिरोह के लोग वस्ती हिंदुस्तान में वाराणसी, बंदराबन और जयपुर के इलाकों में फैले हुए थे। वो सपेरा भी था और बड़े बड़े सांप पलक झपकते में पकड़ लेता था। अंबर ने जरताश को ये नहीं बताया कि उसके पास भी एक कीमती हीरा है, वरना वो उसे ज़रूर हिलाक करने की कोशिश करता। अंबर को ये शक तो हो गया था कि कप्ती जरताश एक होशियार और काया आदमी है, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि वो एक ठग है, बल्कि ठगों का बड़ा ही जालिम और ख़तरनाक सरदार है। उसने अब तक सैकड़ों इंसानों का खून किया था, उनकी गर्दन में रुमाल का फंदा डालकर उन्हें मौत की नींद सुलाकर लूट लिया था। जरताश ठग ने अगले रोज़ बातों ही बातों में अंबर से ये पूछने की कोशिश की कि उनके पास कोई कीमती शय तो नहीं, मगर अंबर ने उसे यही बताया कि वो गरीब सौदागर हैं और गरीबी की हालत में सफ़र कर रहे हैं। जहाज़ को समंदर में सफ़र करते हुए तीसरा दिन जा रहा था कि अचानक सुबह को एक सौदागर मरा हुआ पाया गया। किसी ने उसका गला घोंट कर हलाक कर दिया था। जहाज़ के कप्तान ने उसकी लाश को ज़रूरी समात के बाद पत्थर से बांधकर समंदर में फेंक दिया। दूसरे दिन एक और सौदागर मरा हुआ पाया गया। कप्तान ने सारे मुसाफिरों से पूछगिछ की, मगर कत्ल की वजह और कातिल का सुराग मालूम न हो सका। चौथे रोज़ एक और सौदागर मर गया। उन सबको गला घोंट कर हलाक किया गया था। अब तो सारे जहाज़ में खलबली मच गई। कप्तान ने रात को पहली और दूसरी मंजिल के अर्शों पर ज़बरदस्त पहरा लगा दिया। पाँचवें रोज़ कोई वारदात ना हुई। अंबर और नाग भी बहुत हैरान थे कि ये शख्स कौन है जो जहाज़ पर लोगों को हिलाक कर रहा है। मुसीबत ये थी कि कत्ल के बाद किसी को भी ये पता ना चल सकता कि जो कत्ल हुआ है उसके सामान में से कौन सी कीमती शय चोरी हो गई है। ये सारी वारदातें वही जरताश ठग कर रहा था। उसने जहाज़ पर यके बाद दीगरे 5 सौदागरों के गले में रुमाल का फंदा डालकर हिलाक कर दिए और उनके सामान में से कीमती पत्थर और सोना चुरा लिया था। जाहिर में चूंकि उसने बड़ी दरवेशाना वज़ाकता बना रखी थी, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं था। छठे रोज़ जहाज़ हिंदुस्तान की बंदरगाह दैबुल के साहिल पर आ लगा। जरताश ठग ने अंबर और नाग से रुखसत होते हुए कहा, दोस्तों, अगरचे तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, मगर मैं तुम्हें अपना दोस्त ही कहूँगा, इसलिए कि मुझे तुम दोनों की तबीयतें बहुत पसंद हैं।
देबुल से मुल्क के अंदर काफिले हर चांद की 12वीं तारीख को रवाना होते हैं। अभी काफिले के रवाना होने में 2 रोज़ बाकी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग मेरे यहाँ क़याम करो। मैंने यहाँ एक पुराना मकान ख़रीद रखा है, क्योंकि कारोबार के सिलसिले में मुझे अक्सर यहाँ आना जाना पड़ता है। अंबर और नाग ने सोचा कि उसके यहाँ रहने में क्या हर्ज हो सकता है, चुनाचे उन्होंने हामी भर ली। जरताश ठग दोनों को साथ लेकर देबुल के एक उजाड़ से इलाके में बने हुए एक वीरान से एक मंजिला कच्चे मकान में ले आया। यहाँ दीवारों पर मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। माफ़ करना दोस्तों, इस दफ़ा मैं देर बाद आया हूँ, मकान की सफाई नहीं करवा सका। कोई बात नहीं जनाब, हम इस किस्म के मकानों में रहने के आदी हैं। शुक्रिया शुक्रिया, इसीलिए मुझे तुम लोगों की आदतें बड़ी पसंद हैं। वो शाम के वक्त उस मकान में दाखिल हुए थे। रात अभी छाई नहीं थी कि आसमान पर गर्दो गुबार का एक बादल नमूदार हुआ। ये बादल फैलता चला गया, फिर उसने हल्दी का रंग पकड़ लिया। उसके बाद वो स्याही माहिल होना शुरू हो गया। जरताश ठग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है देवता इस शहर से नाराज़ हैं। ऐसा काला तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा। हवा तेज़ होना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद ऐसा ज़बरदस्त और क़यामत का तूफान शुरू हो गया कि ज़मीन और आसमान का रंग एक हो गया। दरख्त जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। मकानों की छतें हवा में उड़ती फिरने लगी। नाग, अंबर और जरताश ठग कोठरी के अंदर दुबक कर बैठ गए। काफ़ी देर बाद आधी रात की बारिश शुरू हो गई। बारिश भी ऐसी मूसलाधार के जल थल हो गया। बारिश और तूफान पिछले पहर को थम गए। सुबह हुई तो तीनों मकान से बाहर निकल आए। ज़मीन रेतली थी, इसलिए रात भर की बारिश के बाद कहीं भी पानी खड़ा नहीं था। सारा पानी सहरा की रेत ने जज्ब कर लिया। हाँ, जगह जगह दरख्त जड़ों से उखड़े पड़े थे। मकानों की छतें उड़ गई थीं और कई कच्चे मकानों का नामो निशान तक मिट गया था। जरताश ने कहा, यह खुदाई कहर था। देवता नाराज़ हो गए। मालूम होता है यहाँ एक अरसे से लोगों ने इंसानी कुर्बानी नहीं दी। अंबर ने पूछा, क्या यहाँ लोग देवताओं के आगे इंसानी कुर्बानी देते हैं? हाँ मेरे दोस्त, इस मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन हर रियासत, हर शहर में देवताओं के आगे इंसानी कुर्बानी दी जाती है। अंबर को 2000 साल पहले के वहशी लोग याद आ गए, जो इंसानों को देवताओं के बुतों के आगे लिटाकर ज़बह कर दिया करते थे। गोया इंसान 2000 बरस गुजर जाने के बाद भी उसी जगह खड़ा था। अंबर और नाग ने जरताश से इजाज़त ली और कारवां सराय में ये मालूम करने चल दिए कि काफिला किस रोज़ रवाना हो रहा है। काफिला दूसरे रोज़ रवाना हो रहा था। अंबर और नाग वापस कारवां सराय में आ गए। अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वो किस शहर को रवाना होंगे। नाग का ख्याल था कि शहर उज्जैन का रुख किया जाए, क्योंकि उस शहर में सांपों के राजा शीश नाग की परस्तिश होती थी। नाग ने कहा, उज्जैन में हमें बड़ी सहूलतें मिल जाएंगी। हो सकता है लोग मेरी पूजा शुरू कर दें। इस तरह हम आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करते हुए सारे देश की सैर करेंगे। अंबर को नाग का ये ख्याल पसंद आया, चुनाचे उन्होंने शहर उज्जैन जाने का फैसला कर लिया। जरताश ठग शाम को आया तो अंबर ने उसे बताया कि वो उज्जैन जाकर कपड़े की तिजारत करके किस्मत आजमाई करना चाहते हैं। जरताश ठग बोला, मेरे दोस्तों, उस शहर की तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दो तो अच्छा है, इसलिए कि उस शहर पर शीशनाग की हुकूमत है। वहाँ का राजा सांपों की पूजा करता है और गलियों में सांप घूमते फिरते हैं। ये सांप वहाँ के लोगों तो कुछ नहीं कहते, मगर बाहर से कोई आदमी आए तो उसे डस लेते हैं। नाग और अंबर हंसने लगे। जरताश ठग ने कहा, तुम हंस रहे हो, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं? नाग ने कहा, हमने हमेशा ख़तरों में रहकर ज़िंदगी बसर की है। हमें ये बात पसंद है, इसीलिए हमने सांपों के शहर को चुना है। जरताश बोला, मगर सांप तुम लोगों को हलाक कर देंगे। उस शहर में कभी कोई अजनबी नहीं गया। राजा के ख़ास मेहमानों के एक पालकी में बिठाकर लाया जाता है, जिसे कहारों ने उठा रखा होता है। तुम क्यों अपनी मौत को आवाज़ दे रहे हो? नाग कहने लगा, जनाब कप्ती साहब, आप हमारी फिक्र ना करें। सांप हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सांपों के कांटे का इलाज करना आता है। बरखुरदार उज्जैन के स्याह काले नाग काट लें तो आदमी एक पल के अंदर अंदर मर जाता है। वो बेहद जहरीले सांप होते हैं। मैं एक सपेरा भी हूँ, मुझे सांपों के बारे में तुमसे ज़्यादा मालूम है। मेरे मर्तबान का सांप भी उज्जैन का है। नाग हंसने लगा, किस कदर बेखबर है आदमी ये। कप्ती जरताश भी इसे मालूम ही नहीं कि वो ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो खुद सांप है, बल्कि सांपों का शहजादा है। दुनिया के तमाम सांप उसके ग़ुलाम हैं, क्योंकि वह 100 बरस की ज़िंदगी गुजारने के बाद उसमें इतनी ताकत पैदा हो गई थी कि वो सांप से जो चाहे शक्ल इख्तियार कर ले। नाग ने जरताश ठग को अपनी बातों से यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की कि सांप उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर जरताश न माना। आखिर उसने कहा, अगर तुम लोग सच कहते हो तो मुझे इस बात का सबूत दो। नाग ने कहा, वो कैसे? जरताश ने कहा, वो ऐसे कि मेरे इस मर्तबान में उज्जैन शहर का ही एक इंतहाई जहरीला सांप मौजूद है। तुम में से कोई सांप को पकड़ कर दिखा दे। अगर तुमने मर्तबान में हाथ डालकर सांप को बाहर निकाल लिया और उसके डसने से जिंदा रहे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच बहुत बड़े सांपों के माहिर हो। नहीं तो तुम्हें मेरी बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद माहिर सपेरा हूँ। अंबर ने कहा, मुझे मंजूर है। जरताश ने नाग की तरफ इशारा करके पूछा, और तुम्हें? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी मंजूर है। तो फिर मेरे साथ अंदर आओ।
जरताश ठग, जो कि एक माहिर और तजुर्बेकार सपेरा भी था, दोनों को लेकर कोठरी में आ गया। उसने चारपाई के नीचे हाथ डालकर मर्तबान बाहर निकाला और उसे दरमियान में रख दिया। मर्तबान के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था। जरताश ने मर्तबान को जोर से उंगली मारी तो अंदर से सांप की बड़ी खौफनाक शोकर सुनाई दी। जरताश ने मुस्कुराकर अंबर और नाग की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। अभी भी वक्त है, अपनी शर्त वापस ले लो और मान लो जो कुछ मैं कहता हूँ वो सच है। अंबर ने कहा, हरगिज नहीं। जरताश बोला, याद रखो ये सांप बड़ा ही जहरीला है। इसका डसा पानी नहीं मांगता। इसके डसते ही तुम्हारा रंग स्याह पड़ जाएगा और सारा जिस्म फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नाग ने कहा, हम इलाज करा लेंगे, हमारा कोई सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छा बरखुरदार, ये बताओ पहले कौन मर्तबान के अंदर हाथ डालेगा? अंबर ने कहा, पहल मैं करूंगा। ये लो मर्तबान तुम्हारे सामने पड़ा है, इसे खोलो और अंदर हाथ डालकर सांप को बाहर निकालो। अंबर ने मर्तबान की तरफ हाथ डाला। जरताश के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मर्तबान के अंदर हाथ डालते ही सांप उसे डसेगा और वो एक पल में मर जाएगा। अंबर ने मर्तबान के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा उतार दिया। जरताश ने आखिरी बार मना किया, बरखुरदार अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ और मुझे अपना उस्ताद तस्लीम कर लो। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको ये तमाशा दिखा कर रहूँगा। मौत को तमाशा ना कहो, तुम मर जाओगे। मौत मेरे लिए तमाशा ही बन चुकी है, आप फिक्र ना करें। और दूसरे ही लम्हे अंबर ने मर्तबान के अंदर हाथ डालकर जहरीले और स्याह सांप को कमर से पकड़कर बाहर निकाल लिया। सांप ने जोर से फुनकार मारी और अंबर के हाथ पर डस लिया। जरताश की आंखों से खौफ झलकने लगा। उसे यकीन हो गया कि वो अभी गिरेगा और उसका सारा जिस्म स्याह पड़ जाएगा और खाल जगह जगह से फटना शुरू हो जाएगी। मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि अंबर सांप के डसे जाने के बाद भी उसी तरह तख्ते पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने सांप को गर्दन से पकड़कर कहा, क्यों जनाब कप्ती साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आपके जहरीले सांप को हलाक कर दूं। आपने देखा इसने पूरी ताकत से मुझे डसा है। जरताश ठग हैरत से अंबर को देख रहा था। वो दम भर में अंबर के गिर कर मर जाने की उम्मीद लगाकर बैठा था, मगर अंबर उसी तरह जीता जागता इंसान बना मुस्कुरा रहा था। नहीं नहीं दोस्त, ये बड़ा कीमती सांप है, इसे हलाक मत करना, इसे वापस मर्तबान में डाल दो। अंबर ने सांप को वापस मर्तबान में डाल दिया। अब नाग की बारी थी। जरताश ने मर्तबान के मुंह पर कपड़ा डाल दिया और अंबर के हाथ को उस जगह से देखा जहां सांप ने डसा था। वहां सांप के दांतों का पूरा निशान पड़ा हुआ था, मगर खिलाफे मामूल कोई छाला नहीं पड़ा था। जरताश के लिए हैरत अंगेज तजुर्बा था, क्योंकि अंबर ने कोई दवाई भी नहीं लगाई थी। वो अभी हैरान हो ही रहा था कि नाग ने आगे बढ़कर मर्तबान के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जरताश चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, बरखुरदार, तुम्हारे साथी की किस्मत अच्छी थी कि बच गया। अब तुम जान खतरे में मत डालो। ये सांप इस कदर जहरीला है कि ये एक ही वक्त में 7 आदमियों को काट सकता है। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब सपेरा साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं सांप को हाथ डालकर बाहर निकाल लूँ। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ, लेकिन बरखुरदार, इस सांप को ना ही छेड़ो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे सर पर मौत का साया नजर आ रहा है। नाग ने पहली बार कप्ती की आंखों में आंखें डालकर देखा। एक पल के लिए कप्ती सहम कर रह गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सुर्ख आंखों वाला नाग उसकी जानिब टिकटिकी बांधे देख रहा है, मगर उसने फौरन ही सर झटक दिया और सोचा कि भला ये नौजवान नाग कैसे हो सकता है। नाग ने मुस्कुराकर कहा, इजाज़त है? जी इजाज़त है। कप्ती जरताश ठग की इजाज़त मिलते ही नाग ने मर्तबान के अंदर हाथ डालकर सांप को पकड़ा और बाहर निकाल लिया। जहरीला सांप जो न जाने कितने लोगों को हलाक कर चुका था, नाग के हाथ में एक बेजान टहनी की तरह झूल रहा था। नाग ने उसे ज़मीन पर रख दिया। सांप ने एक चक्कर सा खाया और अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। नाग ने सांप की तरफ देखकर अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। सांप ने बड़े जोर से फुनकार मारकर नाग के हाथ पर डस दिया। कप्ती बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अब सांप के जहर से बच नहीं सकेगा, मगर नाग उसी तरह खड़ा रहा। अब सांप पर गशी की हालत तारी हो गई। उसका फन सिमट गया और वो ज़मीन पर कुंडली मारकर बैठ गया। फिर उसने नाग के इर्द गिर्द 2 चक्कर काटे और अपनी गर्दन और झुका दी, और देखते ही देखते नाग के कदमों को चूम कर उल्टा हो गया। सांप जब मरने लगता है तो उल्टा हो जाता है। सांप का उल्टा होना था कि कप्ती चिल्लाया, अरे मेरे खुदा, ये तो मर रहा है। नाग ने बड़े सुकून से कहा, मर नहीं रहा बल्कि मर चुका है। अगर यकीन ना आए तो इसे हिला जुला कर देख लो। कप्ती ने सांप को ज़मीन पर से उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि वाकई वो मर चुका था। कप्ती हैरत ज़दा होकर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। उसने मुर्दा सांप को वहीं छोड़कर मर्तबान का मुंह बंद किया और नाग से बोला, तुमने कौन सी दवाई पी रखी थी जिसने तुम्हें बचा लिया, मगर तुम्हारे खून ने अपने जहर से मेरे सांप को हलाक कर डाला। ये सरासर जुल्म है कि एक बेजुबान जानवर को बगैर किसी वजह के हलाक कर दिया जाए। अंबर ने कहा, जनाब सपेरा साहब,
اگر آپ کی یہ خواہش بھی ہوتی تو آپ کے سانپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے دوست کو مار سکتا۔ اس کا ثبوت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ زرتاج ٹھگ اپنے سانپ کو تو بھول گیا، مگر یہ ٹور لگ گئی اسے کہ اس نوجوان نے کیا کرامت کی کہ اس پر سانپ نے اثر نہیں کیا، بلکہ الٹا سانپ خود ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے برخودار دوستوں، میں تم لوگوں کی طاقت کا لوہا مان گیا ہوں۔ تم سچ مچ بڑے زبردست نوجوان ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے کون سی دوا پی لی تھی کہ تم پر زہر نے اثر نہیں کیا؟ ناگ بولا، اگر ہم نے دوائی پی تھی تو پھر سانپ کو کیا ہو گیا کہ وہ مجھے کاٹتے ہی مر گیا؟ یہی تو میں حیران ہوں کہ کیا تم اس بھید پر سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے؟ ناگ ہنس پڑا اور بولا، یہ کوئی بھید نہیں، بس ایک جوگی بابا نے مجھے ایک منتر بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جنتر پڑھ لو گے تو سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا، اور جو سانپ تمہیں ڈسے گا وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ امبر بولا، مجھے بھی اسی جوگی بابا نے یہ منتر بتایا تھا۔ زرتاج ٹھگ کو یقین نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان کسی خاص راز کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اس کے لیے اس نے اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور کسی موقع کی تلاش میں رہا۔ رات آدھی گزر گئی تھی، وہ لوگ سو گئے۔ پچھلے پہر کارواں سرائے سے قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ ٹھیک وقت پر امبر ناگ اور زرتاج ٹھگ اٹھے۔ منہ ہاتھ دھو کر انہوں نے اونٹنی کے دودھ کا ناشتہ کیا اور کارواں سرائے پہنچ گئے۔ قافلہ وہاں تیار کھڑا تھا۔ اس قافلے میں کوئی 60 اونٹ مسافروں اور سامان سے لدے ہوئے تھے۔ قافلے نے پچھلے پہر ستاروں کی ٹھنڈی روشنی میں صحرا میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ سفر دیبل کے صحرائی اور ریگستانی ٹیلوں سے ہو کر خاردار جھاڑیوں کے جنگلوں کا سفر تھا۔ راستے میں جھیلیں بھی آئیں جن پر مرغابیاں منڈلا رہی تھیں۔ شکاریوں نے ڈنڈوں سے اور تیر کمانوں سے ان مرغابیوں کا شکار کیا اور جھیل کے کنارے بیٹھ کر پڑاؤ ڈال کر انہیں بھون بھون کر مزے سے کھایا اور سارا دن درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کیا۔ شام ہوتے ہی جب صحرا میں گرمی کی تپش غائب ہو گئی اور خنک خوشگوار ہوا چلنے لگی تو قافلے نے پھر سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب وہ درہ خیبر کی پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ چاروں طرف بنجر اور خشک اونچے نیچے پہاڑ تھے۔ ان کے بیچ میں سے ایک سڑک پنجاب اور دارانشی کے صوبوں کی طرف چلی گئی تھی۔ دارانشی میں زرتاج ٹھگ کو رک جانا تھا اور اس سے 2 روز کے سفر پر اجین شہر میں امبر اور ناگ کو جانا تھا۔ ماریا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ادھر امبر اور ناگ قافلے کے ساتھ سانپ کے مندروں کے شہر اجین کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر سندھ کے شہر دیبل میں دولت مند سوداگر کے محل میں ماریا کو شادی کے لیے تیار کرایا جا رہا تھا۔ جو شادی کا دن قریب آ رہا تھا، ماریا پریشان ہوتی جا رہی تھی اور وہ ہرگز دولت مند بڈھے سوداگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ جس طرح سے بھی ہو سکے اپنے دونوں بھائیوں امبر اور ناگ سے جا کر مل لے، لیکن اسے نہ ناگ کی کچھ خبر تھی اور نہ امبر کی۔ اس کے لیے شادی کے قیمتی جوڑے تیار ہو رہے تھے۔ ماریا نے کسی بہانے سے کنیز کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، اچھی بہن، کیا تم اس وقت پر میری مدد کرو گی جب یہ لوگ مجھے برباد کر دیں گے؟ پیاری بہن، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے سوداگر کی غلامی سے بچا لو گی، کیا تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گی؟ کنیز نے آہستہ سے کہا، ماریا بہن، میں اپنا وعدہ بھولی نہیں۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے ضرور پورا کروں گی، تم فکر نہ کرو، میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے۔ صرف 2 دن کی کسر باقی ہے۔ جس شخص کے ساتھ تجھے یہاں سے خفیہ طور پر روانہ کرنا ہے وہ پرسوں میرے پاس پہنچ رہا ہے۔ ماریا نے کہا، کیا وہ آدمی بھروسے کے قابل ہے پیاری بہن؟ کہیں وہ مجھ سے دھوکہ تو نہیں کر جائے گا؟ کنیز نے مسکرا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ماریا، جو شخص تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائے گا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے یہاں سے دور ایک گاؤں میں اس کا اپنا مکان ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں کھیتی باڑی کرتا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ تمہاری پوری مدد کرے گا۔ ماریا کو کچھ تسلی ہوئی تو اس نے کہا، کیا وہ پرسوں تک یہاں پہنچ جائے گا؟ ہاں، اس کے ایک ملازم نے اطلاع دی ہے کہ وہ پرسوں یہاں پہنچ جائے گا اور وہ میرے ہاں نہیں ٹھہرے گا۔ میں نے اسے اپنے ہاں آنے سے منع کر دیا۔ وہ شہر سے باہر ایک پرانی اور گمنام سی کارواں سرائے میں آ کر اترے گا۔ میں یہاں سے خفیہ طور پر تمہیں ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، تم پوری تیاری کر رکھو، پرسوں رات کو یہاں سے ہمیں نکل جانا ہوگا۔ بہت پیاری بہن۔ کنیز چلی گئی تو ماریا کی جان میں جان آئی۔ اسے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس ظالم بڈھے کھسٹ سیٹھ سوداگر کے پنجے سے نکل رہی تھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے گھر میں قید کر کے رکھا تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے اس روز کا انتظار کرنے لگی جس روز کنیز کے بھائی نے شہر میں داخل ہونا تھا۔ آخر وہ شام آ ہی گئی۔ کنیز ماریا کے بالوں میں پھولوں کے ہار گوندنے کے بہانے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ماریا کو بتایا کہ اس کا بھائی پہنچ گیا ہے۔ ماریا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس کی نجات کا دن قریب آ گیا تھا۔ اسے آزادی ملنے والی تھی۔ جس گھڑی کا اسے مدت سے انتظار تھا وہ آ گئی تھی۔
اس نے خوش ہو کر پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کنیز؟ کنیز نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، مجھے تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اب تم تیار رہنا، آج رات سو مت جانا۔ آدھی رات کو جب ہر طرف خاموشی ہوگی اور اندھیرا چھا رہا ہوگا میں تمہیں بلانے آؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک، ماریا نے خوش ہو کر کہا۔ میں آج کی رات ہرگز نہیں سوؤں گی، بلکہ اگر نیند بھی آئے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کر لوں گی اور جاگتی رہ کر تمہاری راہ دیکھتی رہوں گی میری اچھی بہن۔ میں آدھی رات کے بعد تمہارے کمرے میں ہوں گی۔ اب میں جا رہی ہوں، خواہ مخواہ کسی کو شک پڑ گیا تو ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ خدا حافظ، آدھی رات کے بعد ملیں گے۔ کنیز چپکے سے باہر نکل گئی۔ ماریا رات کو وہاں سے نکل بھاگنے کی تیاری کرنے لگی اور کنیز محل سے نکل کر اس سرائے کی طرف چل دی جہاں اس کا بھائی آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ایک ویران اور اجاڑ سرائے تھی جو دریائے سندھ کے کنارے ایک غیر آباد جگہ پر بستی سے دور واقع تھی۔ ایک نظر دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے اس میں بھوت پریت کا بسیرا ہو۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی مسافر ٹھہرا ہوا ہے۔ سرائے کی جانب اونٹ درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ کنیز کے بھائی کا اونٹ تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے اونٹ کو پہچان لیا اور سرائے کے اندر چلی گئی۔ ایک بڈھے آدمی نے جو بینچ پر بیٹھا دلیے کا پیالہ سامنے رکھے اونگ رہا تھا، کنیز کو بتایا کہ اس کا بھائی اپنی تلوار کے میان کو صاف کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنی بہن کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میرا شکار تیار ہے؟ کنیز نے کہا، بالکل تیار ہے، مگر تمہیں رات کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ محل کے پچھواڑے آنا ہوگا۔ نوکر چاروں طرف پہرا دیا کرتے ہیں، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی، کیونکہ وہ سب تمہیں پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ تم دیکھ لیے گئے تو سوداگر سیٹھ مجھے جان سے مار دے گا۔ کنیز کے بھائی نے کہا، فکر نہ کرو بہن، میں منہ سر چھپا کر آؤں گا، مجھے کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا، تم ماریا کو تیار رکھنا۔ ماریا تیار ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے لے کر واپس سرائے میں مت آنا، یہیں سے سفر پر روانہ ہو جانا، ماریا کو بستی والی پرانی حویلی میں بند کر دینا۔ ایسا ہی ہوگا۔ کنیز نے پوچھا، کیا تم نے بغرال سے بات کر رکھی ہے؟ ہاں، بغرال 10,000 اشرفیوں میں ماریا کو خریدے گا، اس میں سے 5,000 اشرفیاں تمہاری ہوں گی اور 5,000 میری ہوں گی، کیوں ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، ویسے اگر تم مجھے 1,000 اشرفیاں اس سے زیادہ دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ماریا میں نے تمہیں لا کر دی ہے، وہ ایک نوجوان عورت ہے، فروخت کرنے کے لیے ایسی کنیزیں بہت کم ملا کرتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں 500 اشرفیاں زیادہ دے دوں گا۔ کہو اب تو خوش ہو بہن۔ کنیز اب خوش ہو گئی۔ بیٹھے بٹھائے اس نے 5,500 سونے کی اشرفیاں کما لی تھی۔ اتنی رقم تو وہ ساری عمر بھی سیٹھ کی خدمت کرتی تو نہ مل سکتی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اشرفیاں مل گئیں تو اس شہر کو چھوڑ کر وہ کسی اور شہر کو چلی جائے گی اور وہاں مزے سے اپنا مکان بنوا کر باقی زندگی گزارے گی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ انسان برائی کر کے اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتا، گناہ کا بدلہ اسے ضرور ایک دن ملتا ہے۔ سرائے سے نکل کر کنیز چپکے سے واپس سوداگر کے محل میں آ گئی۔ آدھی رات سے کافی پہلے کنیز ماریا کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تو اس نے ماریا کو بالکل تیار پایا۔ اس نے سفر کے کپڑے پہن رکھے تھے اور پاؤں میں جوتے بھی تھے، حالانکہ اس نے پہلے وہ صرف سینڈل میں گھوما پھرا کرتی تھی۔ ماریا نے کنیز کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر سرگوشی میں کہا، میں بالکل تیار ہوں بہن، میں بھی تم سے یہی پوچھنے آئی تھی۔ میں اپنے ساتھ صرف 4 کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں لے جا رہی، یہ میرے کپڑے ہیں، سوداگر کے سارے کپڑے زیور اور جواہرات میں یہیں چھوڑے جا رہی ہوں۔ بہت اچھا کر رہی ہو، لیکن اگر تھوڑے بہت ہیرے جواہرات ساتھ لے لو تو کوئی حرج نہیں، آخر تم نے سوداگر کی خدمت بھی کی ہے، کیا تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم تھوڑا بہت زیور اور جواہرات ساتھ لے جاؤ؟ ضرور تمہارا حق ضرور ہے، اس لیے میری مانو اور یہ چیزیں اپنے ساتھ لے چلو۔ ماریا کا خیال بالکل نہیں تھا، لیکن کنیز کے کہنے پر وہ راضی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کنیز چاہتی تھی کہ ماریا کے ساتھ اس کے پاس اور اس کے بھائی کے پاس جس قدر بھی دولت ہاتھ آ جائے کم ہے، بھلا ان دونوں بہن بھائیوں پر تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے؟ یہ ایک بہت ہی خوفناک سازش تھی جس میں اس مکار کنیز نے ماریا کو پھنسا دیا۔ بیچاری ماریا یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، مگر اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ بھلائی کے بیس میں اس کی زندگی برباد کی جانے والی ہے۔ کنیز ماریا کو تیار رہنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ماریا نے شمع گل کر دی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ بستر پر آنکھیں کھول کر لیٹ گئی اور کنیز کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف کنیز چپکے سے اپنے کوٹلی سے نکلی اور ایک خفیہ دروازے سے نکل کر محل کے پیچھے آ کر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اونچے نیچے ریگستانی ٹیلوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر ستاروں سے ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اسے ایک اونٹ کا سایہ ابھرتا نظر آیا۔ اس کا ڈاکو بھائی ماریا کو اغوا کرنے آ گیا تھا۔ کنیز نے شمع جلا کر اوپر اٹھائی اور پھر نیچے کر کے اسے بجھا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ بے فکر ہو کر وہ چلے آؤ، ہر شے تیار ہے۔ ڈاکو بھائی اونٹ پر سوار ریت کے ٹیلوں پر سے ہوتا ہوا محل کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ کنیز نے آگے بڑھ کر اسے کہا کہ وہ ٹیلے کے پیچھے اونٹ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ جائے۔
डाकू भाई ऊंट को लेकर टीले के पीछे चुप कर बैठ गया। कनीज जल्दी से महल के खुफिया दरवाजे में से गुजरकर वीरान नीम रोशन बरामदों में से दबे पांव होती हुई मारिया के कमरे में पहुंच गई। मारिया बिल्कुल तैयार बैठी थी। कनीज ने सरगोशी में कहा, क्या तुम तैयार हो मारिया? मारिया ने भी आहिस्तगी से कहा, हाँ बहन। फिर मेरे पीछे पीछे चली आओ। खबरदार तुम्हें पाँव की चाप सुनाई ना दे, नहीं तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। फिक्र न करो बहन, मैं बड़ी एहतियात से चलूंगी। मारिया बिस्तर पर से उठी, उसने अपने इर्द गिर्द चादर लपेटी और कनीज के पीछे पीछे चलती हुई ख्वाबगाह से निकलकर राहदारी और वहां से निकलकर बरामदे में से होती हुई सीढ़ियां उतरकर महल के खुफिया दरवाजे पर आ गई। दरवाज़ा खुला था मगर उसके दोनों कबाड़ बंद थे। कनीज ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया और अंधेरे में मारिया को बाहर आने का इशारा किया। मारिया कनीज के साथ बाहर आ गई। कनीज उसे साथ लेकर रेत के उस टीले के पास आकर रुक गई जहां उसका डाकू भाई चुप कर बैठा हुआ था। यहाँ एक लम्हे के लिए मारिया का दिल जोर से धड़का। उसे ख्याल हुआ कि कहीं एक बार फिर उसके साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा। उसने ये बात कनीज से नहीं की क्योंकि मारिया को कभी ख्वाब में भी ये नहीं ख्याल आ सकता था कि वो कनीज उसके साथ धोखा करेगी जिसने उसे अपनी बहन कहा था। मगर उस बेचारी गम की मारी भोली भाली लड़की को क्या मालूम था कि ये दुनिया भेड़ियों और लुमड़ियों से भरी पड़ी है। वो बड़ी सादगी से कनीज के साथ चल रही थी। जो वो कह रही थी वही कर रही थी। कनीज ने टीले के पास खड़ी होकर आहिस्ता से कहा, भाई। इस आवाज़ पर टीले के पीछे से उसका भाई नमोदार हुआ। उसने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। उसे देखकर बेचारी मारिया तो डर गई। उसे तो वो कोई डाकू लगा। कनीज भी मारिया के डर को भांप गई। उसने मारिया के सर पर हाथ रखकर कहा, मारिया बहन, ये मेरा नहीं तुम्हारा भी भाई है। घबराने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारी इस तरह हिफाजत करेगा जिस तरह एक भाई बहन की हिफाजत करता है। हालांकि वो सरासर झूठ बोल रही थी, लेकिन बेचारी मारिया को क्या खबर हो सकती थी कि उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। उसको कनीज की बातों पर उसी तरह यकीन आ गया जिस तरह उसने पहले दिन यकीन कर लिया था। डाकू भाई ने कहा, मारिया, मेरी बहन तुम्हें ठीक कह रही है। मेरे पास रहकर तुम जालिम सौदागर से बची रहोगी। मैंने सिर्फ तुमसे हमदर्दी होने की वजह से इतना तकलीफ दे सफ़र किया है, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी कि इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारी खातिर आता। मारिया डाकू की चकनी चुपड़ी बातों से बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा, भाई, मैं तुम्हारी भी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ की और सफ़र करते हुए आधी रात को यहाँ आ गए। डाकू ने कहा, कोई बात नहीं मारिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। कनीज ने झट से कहा, मेरा ख्याल है कि ये वक्त बातों में ज़ाया करने का नहीं। तुम लोग को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई नौकर मुझे या मेरे भाई को देख ले और हम मुसीबत में फंस जाएं। हाँ मारिया, चलो आओ, यहाँ से निकल चलते हैं। मारिया ने कनीज को गले से लगा लिया और रोने लगी। कनीज ने उसे झूठ मूठ का दिलासा दिया, उसे ऊँट पर पीछे बिठाया। आगे डाकू भाई बैठ गया। ऊँट अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। डाकू ने ऊँट की बाँग खींची और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रेत के टीलों के पीछे गुम हो गया। कनीज थोड़ी देर तक वहाँ खड़ी दोनों को सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी में गायब होते देखती रही। फिर वापस आ गई और अकबी दरवाजे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गई थी। जरताश ठग अंबर और नाग काफले के साथ सफ़र पर चले जा रहे थे। उस ज़माने में पंजाब के ज़रखेज़ मैदानों और दरियाओं में से गुजरकर वो दरियाए जमुना के किनारे पहुंच गए थे। यहाँ दरिया के किनारे काफले ने पड़ाव डाल लिया। रात हो गई और काफले के सरदार का ख्याल था कि सुबह के वक्त दरिया अबूर किया जाए, क्योंकि उस इलाके में ठगों की बड़ी भरमार थी। वो रातों को काफलों को लूट लेते थे। वैसे भी उन मैदानों में सहराओं वाली गर्मी नहीं थी और दिन को धूप में बड़ी आसानी से सफ़र किया जा सकता था। किसी को यह मालूम नहीं था कि इस इलाके के ठगों का सरदार जरताश इसी काफले में सफ़र कर रहा है। शाम को खाना खाने के बाद जरताश किसी से मिलने का बहाना बनाकर काफले से चला गया। अंबर और नाग ने उस पर शक न किया, क्योंकि दरिया पार वाराणसी की बस्ती थी और ये सारा इलाका जरताश ठग के दोस्तों और जानने वालों का था। जरताश ठग घोड़े पर सवार होकर काफले के पड़ाव से शुमाल मशरक की तरफ दरिया के किनारे चलता चला गया। काफ़ी दूर आगे जाकर दरिया के किनारे जंगल शुरू हो गया। जरताश उस जंगल में दाखिल हो गया। घोड़े को एक जगह बांधकर उसने उल्लू की बोली बोली। दूसरी तरफ एक पहाड़ी टीले की जानिब से उसी के जवाब में उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। जरताश टीले की तरफ बढ़ने लगा। जब वो टीले के दामन में पहुंचा तो वहाँ एक वीरान महल के खंडर थे। उस खंडर के बाहर उसे एक ठग अकड़ू बैठा हुआ नजर आया। जरताश ने करीब जाकर कहा, तुफैल आ गया। ये हिंदुस्तान के ठगों का खुफिया फिक्रा था जिससे वो एक दूसरे को पहचानते थे। उस आदमी ने सर उठाकर कहा, तुफैल अंदर बैठा है। जरताश खंडर के अंदर दाखिल हो गया। खंडर की सीढ़ियाँ टूटी फूटी थीं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक बड़े कमरे में आ गया, जहाँ बहुत से ठग सफ़ेद पगड़ियाँ बहने चटाइयों पर
नीम अंधेरे में बैठे थे। उन्होंने जरताश को देखा तो सब के सब उठ खड़े हुए। जरताश ने हाथ के इशारे से कहा, बैठ जाओ, मेरी बात गौर से सुनो। फिर उसने बताया कि मुल्क शाम से एक काफिला अभी अभी जमुना के किनारे आकर रुका है। उस काफिले में कुछ अमीर सौदागर सफ़र कर रहे हैं जिनके पास बड़े कीमती हीरे जवाहरात हैं। ठग ने कहा, वो यहाँ से कितने फासले पर हैं? जरताश ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर ऊपर की तरफ दरिया के किनारे उनका डेरा लगा है। मैं चाहता हूँ कि आज रात को किसी वक्त उनमें से अमीर सौदागरों का खात्मा कर दिया जाए और उनके सारे हीरे जवाहरात को लूट लिया जाए। ठगों ने एक जुबान होकर कहा, हम तैयार हैं सरदार, आप हुक्म करें, मगर ये बताओ कि हमें कैसे मालूम होगा कि उनमें से कौन सौदागर हैं? उसकी निशानी ये होगी कि मैं जाते ही किसी तरह छुप कर काफिले के अमीर सौदागरों के सिरहाने सुर्ख निशान लगा दूंगा। ठीक है सरदार, हम सुबह होने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, कहीं उन लोगों को मुझ पर शक न हो जाए, इसलिए सुबह होने से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ। ये कहकर जरताश ठग घोड़े पर सवार होकर उसे सरपट दौड़ाता हुआ वापस काफिले में आ गया। अंबर और नाग सो रहे थे। जरताश ठग ने एक टुकड़ा सुर्ख रेशम का लिया, उसके कई टुकड़े किए और उन्हें झंडी बनाकर हर अमीर सौदागर के सिरहाने गाड़ दिया। इस काम से फारिग होकर वो चुपके से अंबर और नाग के करीब आकर ज़मीन पर लेट गया। अगरचे वो दिन भर का थका हुआ था, मगर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। आधी रात गुजर गई। अचानक जरताश की छठी इसने उसे बताया कि उसके ठग काफिले में पहुंच गए हैं। उसने लेटे लेटे सर उठाकर देखा। अंधेरे में उसे कुछ साए हरकत करते नजर आए। जरताश ठग ने सर दोबारा सिराने पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। ठग बड़ी होशियारी के साथ दबे पांव वहां आए। उन्होंने 6-7 सोने वालों के सिरहाने सुर्ख रंग का निशान देखा। एक एक करके उन्होंने सातों के सातों मुसाफिर आपस में बांट लिए। पहला ठग पहले सौदागर की तरफ और दूसरा ठग दूसरे मुसाफिर की तरफ बढ़ा। अमीर सौदागर मोटी मोटी तोंदों पर हाथ रखे गहरी नींद सो रहे थे। सोते में किसी को हलाक कर देना तो उन ठगों के बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने करीब जाकर बड़ी होशियारी और तेज़ी के साथ हर मुसाफिर के गले में रुमाल का फंदा डाला और उससे पहले कि मुसाफिर जाकर शोर मचा सके उसे गले का फंदा कसकर हलाक कर दिया। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से तमाम सौदागरों के सामान की तलाशी ली और सोना वगैरह निकाल कर वहाँ से फरार हो गए। किसी को कानो कान खबर न हुई कि ठग 7 आदमियों को हलाक करके उनका कीमती सामान लूट कर वहाँ से फरार हो चुके हैं। दिन चढ़ा तो काफिले के पड़ाव में 7 आदमियों की इकट्ठी लाशें देखकर लोगों में कोहराम मच गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। इकट्ठे 7 आदमी हलाक करके उनका कीमती सामान लूट लिया गया। काफिले के सरदार ने लाशों का मायना किया तो उसे मालूम हुआ कि सबको गला घूंट कर हलाक किया गया। इस पर अंबर ने चौंक कर नाग की तरफ देखा और कहा, नाग, ये काम बनारसी ठगों का है। शहर बनारस और इर्द गिर्द का बहुत वसी इलाका इन ठगों से भरा हुआ है। नाग बोला, तो क्या यहाँ की हुकूमत इन ठगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती? जरताश ठग ने मुस्कुराकर कहा, अजी गरीबों को कौन पूछता है, यहाँ की हुकूमतें तो रियासतों की हुकूमतें हैं। किसी को क्या पड़ी है कि इन खूनखार वहशी ठगों से मुकाबला करें। ये ठग तो यहाँ के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। काफिला सरदार ने 7 लाशों को वहीं दरिया की लाशों के सुपुर्द कर दिया। काफिले के बाकी लोग खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि वो बच गए। अब दिन निकल आया था और मुसाफिरों ने रस्सियों के एक मजबूत पुल के सहारे दरिया अबूर करना शुरू कर दिया। दरिया पर पहुंचकर जरताश ठग ने अंबर और नाग से कहा, अच्छा दोस्तों, अब मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा क्योंकि रियासत दरानाशी की सरहद यहाँ से शुरू हो जाती है। तुम लोगों के साथ बड़ा अच्छा सफ़र कटा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर ज़रूर मिलेंगे। अंबर ने कहा, हम उज्जैन जा रहे हैं, अगर कभी तुम्हारा वहाँ आना हुआ तो ज़रूर आना। जरताश ठग बोला, मैं कोशिश करूँगा। काफिला शहर उज्जैन की तरफ रवाना हो गया और जरताश ठग दारानाशी की तरफ चल दिया। जब काफिला उसकी निगाहों से ओझल हो गया तो उसने घोड़े की बाग मोड़ी और दरिया किनारे सफ़र करता हुआ एक जगह से दरिया पार करके जंगल में आ गया। यहाँ उसी पुराने महल के पास आकर वो खंडर में दाखिल हुआ। सारे ठग माले गनीमत लिए उसका इंतजार कर रहे थे। जरताश ने जाते ही सोने के अशरफियों और हीरे जवाहरात से भरे हुए थैले का मुंह खोला और दौलत सामने देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने थोड़ी सी दौलत ठगों में तकसीम की और बाकी अपने झोले में रख ली और ठगों की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों ने ये डाका बड़ी कामयाबी से डाला। काली माता की कृपा से हमने इस दफ़ा खूब हाथ रंगे हैं। मैं अपना हिस्सा भी तुम्हारे सपुर्द करके रियासत दारानाशी के राजा के पास जा रहा हूँ। गोविंद, तुम मेरे बाद सरदार हो, मैं बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। गोविंद ठग ने उठकर कहा, सरदार, मैं आपकी बाद हर बात का ख्याल रखूँगा। जरताश ठग जंगल में से निकलकर दारानाशी की तरफ रवाना हो गया। अब ज़रा उस तरफ मजलूम मारिया की भी खबर लें कि उस बेचारी के साथ क्या गुजरी। कनीज़ उसे अपने डाकू भाई के हवाले करके वहाँ से वापस चली गई। दूसरे रोज़ सेठ की हवेली में शोर मच गया कि मारिया भाग गई है।
उसे हर तरफ तलाश करने की कोशिश की गई मगर वो कहीं ना मिली। सेठ थक हार कर खामोश होकर बैठ गया। उसे कनीज पर कभी शक नहीं हो सकता था। मारिया दूसरे रोज शाम को दरिया किनारे वाले पुरस्कार मकान में पहुंच गई। डाकू ने उसे एक कोठड़ी में बिस्तर पर बिठा दिया और कहा कि वो आराम करे और इस घर को अपना ही घर समझे। मारिया ने पूछा कि वहाँ और कोई औरत नहीं है। डाकू ने मुस्कुराकर कहा कि वहाँ वो अकेली रहेगी। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। अगले रोज एक बूढ़ी नौकरानी वहाँ मारिया की खिदमत के लिए आन मौजूद हुई। मारिया को नौकरानी के हवाले करके डाकू खुद दरिया पार की बस्ती में बर्दा फरोश बगराल को खबर करने चला गया। उसका माल यानी कनीज मारिया पहुंच गई है। बगराल जहां रहता था वो जगह एक रात और एक दिन के सफर पर थी। डाकू ऊंटनी पर सवार होकर बगराल के गांव की तरफ बड़ी तेजी से चला जा रहा था। मारिया को यूं ही कुछ शक सा होने लगा कि उसके साथ धोखा किया गया है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने बूढ़ी नौकरानी को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी ऐसी पक्की थी कि क्या मजाल जो जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा करे। मारिया खुश खामोश होकर बैठ गई। 3 रोज इसी तरह गुजर गए। उस शाम को डाकू वहां आन मौजूद हुआ। उसके साथ बगराल भी था। मारिया ने बगराल को देखा तो डर गई। उसका हुलिया ही ऐसा था, काला कलोटा, भद्दा जिस्म, तोते जैसी नाक और लाल लाल आंखें। डाकू ने कहा, घबराओ नहीं मारिया, ये हमारा बड़ा भाई है और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है। मारिया ने कहा, ये मुझे कहाँ ले जाएगा? डाकू ने कहा, अपने घर। मारिया ने पूछा, मगर क्यों? मैं यहाँ भी तो रह सकती हूँ। डाकू ने कहा, तुम यहाँ महफूज नहीं हो। बगराल के गांव में तुम बड़ी महफूज होगी और तुम्हें कोई कुछ ना कह सकेगा। बगराल ने कहा, हाँ मारिया, मेरे घर में तुम बहुत खुश रहोगी। मैं और मेरे नौकर जाकर हर वक्त तुम्हारी खिदमत करेंगे। मारिया खामोश हो गई। वो कुछ समझ गई थी कि उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त धोखा हुआ है और कनीज़ के भाई ने उसे एक स्याह फाम आदमी के हाथ बेच दिया है। लेकिन वो खामोश रही, इसलिए कि वहाँ शोर मचाना बेकार था। शोर मचाने से उसे उल्टा मारा पीटा जाता। खामोश रहकर वो बड़े सुकून के साथ वहाँ से फरार होने के बारे में सोच सकती थी। रात को उसने बगराल और डाकू को बातें करते हुए सुना। बगराल कह रहा था, माल मुझे पसंद है। डाकू ने कहा, तो फिर अपना माल संभालें और मुझे उसकी कीमत अदा करें। बगराल ने कहा, अभी देता हूँ। मारिया लरस गई। उसे सबूत मिल गया था, कुएं से निकलकर दरिया में गिर गई थी। अब बगराल उसका मालिक था। उसे बगराल के हाथ बेच दिया गया, मगर उसने फैसला कर लिया कि वो हर मुमकिन तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। बगराल डाकू को सोने की अशरफियाँ गिन कर दे रहा था। मारिया का जी चाहा कि कहीं से वो मकार कनीज से मिल जाए तो वो उसकी हड्डियाँ चबा डाले, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आया करता। बगराल 10,000 अशरफियाँ गिनकर डाकू के हवाले कर दी और कहा, मैं अभी और इस वक्त मारिया को साथ ले जाना चाहता हूँ। डाकू ने कहा, अब मैं कैसे रोक सकता हूँ? तुमने कीमत अदा कर दी है, माल तुम्हारा हो गया है। तुम चाहते हो तो जिस वक्त ले जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। बगराल उठकर मारिया की कोठरी में आया और बोला, मारिया मेरी बात गौर से सुनो। मारिया ने चीख कर कहा, तुम मुझे यही बताने आए हो ना कि तुमने मुझे 10,000 अशरफियों में ख़रीदा है, मगर याद रखो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। बगराल ने चीख कर कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं। बगराल को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर मारिया के सर पर इस जोर से मुक्का मारा कि वो लड़खड़ा कर गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। बगराल खान ने नौकरों को आवाज़ देकर कहा कि मारिया को ऊँट के कुजावे में लाद कर बस्ती की तरफ कूच बोल कर दिया जाए। उसके हुक्म के मुताबिक नौकरों ने बेहोश मारिया को ज़मीन पर से उठाया और ऊँट के कुजादे में डालकर रस्सियों से बांधकर पर्दा छोड़ दिया गया। बगराल खान खुद एक ऊँट पर सवार हुआ और मारिया को साथ लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। दरिया पार करके वो शाम तक सफ़र करता रहा। रात को उसने मारिया को खाने के लिए उबले हुए गोश्त के टुकड़े दिए, जिसे उसने खा लिया क्योंकि वो भूख से निढाल हो रही थी। मारिया ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो बगराल को बेवकूफ़ बनाकर ही वहाँ से राह फरार इख्तियार कर सकती है। इस ख्याल के बाद मारिया ने बगराल खान के साथ अच्छा सलूक शुरू कर दिया। सारा रास्ता वो उससे हंस हंस कर बातें करती आई। उसने ये जाहिर किया कि वो बेयारो मददगार थी और अब उस ज़िंदगी पर ही खुश है, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं। बगराल बड़ा खुश हुआ कि उसकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। बगराल मारिया को साथ लेकर बहुत दूर निकल आया। उसकी बस्ती घने जंगल के पास दरिया किनारे थी। दरिया किनारे पहुंचकर उन्हें रात हो गई। बगराल ने मारिया से कहा, मेरा ख्याल है हमें रात को यहाँ आराम करना चाहिए। हम सुबह के वक्त दरिया अबूर करेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया के दिमाग में अचानक रात को वहाँ से भाग जाने का ख्याल आया। उसने कहा, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है आका, हम रात को यहाँ आराम करते हैं। वैसे भी दरिया चढ़ा हुआ है, दिन की रोशनी में हम बड़ी आसानी से दरिया पार कर लेंगे। रात को ख़तरा है कि कहीं तूफ़ानी लहरें बहा कर न ले जाएं। बगराल ने हंसकर कहा, तुम बड़ी भोली भाली हो। बगराल भी कभी तूफ़ानी लहरों से डरा है? मैंने तो बड़े बड़े तूफ़ानी समंदरों में छलांगें लगाई हैं। बहरहाल अगर तुम्हारी भी मर्ज़ी यही है तो हम रात यहीं पड़ाव करते हैं। दरिया किनारे पड़ाव डाल दिया गया। मारिया ने लकड़ी जमा करके आग जलाई और शिकार किए हुए हिरन का गोश्त पकाने में मसरूफ़ हो गई।
बगराल खान अपने साथियों के पास बैठकर बातें करने लगा। जब खाना पककर तैयार हो गया तो मारिया ने उन्हें बुला लिया। वो सारे एक जगह बैठकर खाना खाने लगे। खाने से फारिग होते ही वो सब लोग ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाकर सो गए। मारिया भी ज़रा पास ही ऊँटनी के पहलू में बिस्तर बिछाकर लेट गई। बगराल खान ने उसके पास आकर पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं ना? किसी शय की ज़रूरत हो तो ले लेना। मारिया ने झूठ मूठ मुस्कुराकर कहा, अच्छे आका, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बगराल मुस्कुराता हुआ वापस अपने साथियों के पास चला गया। कुछ देर तक वो बैठे बातें करते रहे और अलाव में आग जलती रही। ऊँट भी जुगाली करते रहे। फिर उन्हें नींद आ गई। वो सब सो गए, मगर मारिया जाग रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। आज रात उसने वहाँ से भाग जाने की साजिश तैयार कर रखी थी। इस साजिश में वो बिल्कुल अकेली थी। कोई उसका शरीक और दोस्त और गमख्वार नहीं था। उसने दरिया में छलांग लगाकर पार करने का फैसला कर रखा था। उसे तैरना नहीं आता था। उसके लिए मारिया ने लकड़ियाँ चुनने के बहाने टूटे हुए दरख्त का एक तना दरिया किनारे देख लिया था। उसका मंसूबा ये था कि वो आधी रात को जबकि सब लोग गहरी नींद में होंगे, वो दरिया किनारे जाकर अपने आप को दरख्त के तने के साथ रस्सी से बांध लेगी और फिर उसे दरिया की लहरों में धकेल देगी और दरिया पार कर लेगी। जब रात गहरी हो गई और उसे डाकुओं के खराटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं तो मारिया चुपके से उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सारे लोग बेफिक्र होकर सो रहे थे। बगराल भी गहरी नींद में खोया हुआ था। मारिया ने ऊँट की गर्दन में से रस्सी खोलकर हाथ में पकड़ी और घुटने के बल चलती हुई दरिया की तरफ रेंगने लगी। दरिया ज़्यादा दूर नहीं था। वो बहुत जल्द वहाँ पहुँच गई। दरख्त का तना दरिया किनारे पड़ा था। मारिया ने रस्सी लेकर उसे दरख्त के तने के साथ बांधा। फिर उसका दूसरा सिरा अपनी कमर के गिर्द बांधा, लपेट लिया। अब वो दरख्त के तने के साथ लिपटी थी। उसने जोर लगाकर दरख्त के तने को दरिया में गिरा दिया और उसके साथ ही खुद भी दरिया की लहरों में उतर गई। उसने दरिया के ठंडे पानी में उतरते ही दरख्त के तने को मजबूती से पकड़ लिया और उसके ऊपर सवार हो गई। अब वो लकड़ी के ऐसे घोड़े पर सवार थी जो उसे दरिया की लहरों के ऊपर उभरता डूबता आगे की तरफ ले जा रहा था। दरिया चढ़ा हुआ था और लहरों में बड़ा जोर था। उसने हाथ के चप्पू चलाकर दरख्त का रुख दूसरे किनारे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि दरिया का धारा तेज हो रहा है और उसका नाजुक हाथ पानी को अच्छी तरह पीछे नहीं धकेल रहा। दरअसल उस वक्त दरिया में सैलाब आ रहा था। ऊपर से पहाड़ों पर से पानी का जबरदस्त रेला दरिया में गिरना शुरू हो गया और दरिया की लहरें तूफान की शक्ल इख्तियार कर रही थी। बेचारी मारिया इससे बेखबर दरिया की मौजों पर बही चली जा रही थी। अब लहरों ने उसे इधर उधर उछालना शुरू कर दिया। वो दरख्त से लिपट गई। पानी दरख्त से टकराकर उछलता और दरख्त को बहाकर दूसरी तरफ ले जाता। पानी का बहाव बड़ा तेज हो गया। मारिया का दिल डूबने लगा। उसने हिम्मत करके दरख्त को दूसरे किनारे ले जाने की कोशिश की तो दरख्त का तना पानी के एक बेहद तेज धारे पर आ गया। यहाँ से दरख्त तूफानी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर अचानक एक भंवर में फंस कर रह गया और वहीं चक्कर खाने लगा। मारिया घबरा गई। वो दरख्त के साथ चक्कर खा रही थी। उसका सर चकराने लगा। वो सहम गई। उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि अब उसे इस तूफानी लहर से कोई नहीं बचा सकता। उसका दरख्त पूरी तरह मौत के भंवर में फंस चुका था। फिर एक अजीब इत्तेफाक हुआ। पीछे से एक पानी का ज़बरदस्त लहरा आया और दरख्त को भंवर में से निकालकर बाहर ले गया। मारिया ने महसूस किया कि वो चक्कर नहीं खा रही। उसने आंखें खोली तो सितारों की नीली नीली रोशनी में वो दरिया के चौड़े पाट की तरफ बही चली जा रही थी। दरिया यहाँ से चौड़ा हो गया। किनारे दूर दूर दिखाई देने लगे। मारिया ने खुदा से दुआ की कि वो उसे इस मुसीबत से निजात दिलाए। खौफ से उसका दिल डूब रहा था। उसका दरख्त आहिस्ता आहिस्ता दरिया के दूसरे किनारे की तरफ हो रहा था। मारिया ने हिम्मत करके हाथों से चप्पू चलाने शुरू कर दिए। उन चप्पुओं के जोर से तैरते हुए दरख्त का रुख जरा और किनारे की तरफ हो गया। जिस वक्त दरिया पर सूरज की पहली किरण चमकी तो मारिया दरख्त के तने के साथ चिमटी हुई दरिया के परले किनारे पर पहुंच चुकी थी। किनारे पर आते ही उसने अपनी कमर के गिर्द बंधी हुई रस्सी खोली और उसे दरख्त के साथ ही दरिया में फेंक दिया। सैलाब की तेज लहरें दरख्त को बहाती हुई नजरों से दूर ले गईं। मारिया दरिया के किनारे पर अकेली खड़ी थी। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। उसने अपने कपड़े जोड़े और सोचने लगी कि किस तरफ को जाए। उसके सामने दरिया किनारे जंगल दूर तक फैला हुआ था। ये एक घना जंगल था जो जंगली दरिंदों से भरा हुआ था। मारिया के सामने भी मौत थी और पीछे भी मौत थी। उसने सोचा एक जालिम डाकू की कैद में सिसक सिसक कर मरने से बेहतर है कि वो एकदम किसी शेर का नवाला बन जाए। उसने खुदा का नाम लिया और घने जंगल में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ जब बगराल खान के आदमी सोकर उठे तो उन्होंने भागम भाग लोगों को जगाया और सामान बांधना शुरू कर दिया। बगराल खान एक लपक कर ऊँटनी के पास आया जिसकी ओट में मारिया सो रही थी। ये देखकर वो धक से रह गया कि मारिया वहाँ नहीं थी। उसने सोचा शायद वो दरिया किनारे मुंह हाथ धोने गई, मगर दरिया चढ़ाव पर था, उधर मारिया कहीं नहीं थी। सारे लोग मारिया को तलाश करने लगे, लेकिन मारिया तो ऐसे गुम हो गई जैसे उसका कोई सुराग न मिल सका। पाँव के निशान सैलाब ने मिटा दिए थे। बगराल का गुस्सा अरूज पर था। उसने मारिया की कीमत नकद 10,000 अशरफियाँ अदा की थी।
وہ یہ کس طرح گوارا کر سکتا تھا کہ ماریا بھاگ کر چلی جائے؟ یہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماریا فرار ہو گئی، مگر کہاں؟ کیا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی؟ کیونکہ اور تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور اگر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی تو ضرور لہروں کی نظر ہو گئی، کیونکہ ایسے طوفانی سیلاب میں ایک بھولی بھالی لڑکی جسے تیرنا بھی نہ آتا کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ بغرال خان دریا کی طرف آ گیا، دریا کنارے کنارے ٹہلنے لگا۔ اچانک وہ رک گیا، دریا کنارے سے کانوں کی ایک سنہری بالی ریت پر پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے بالی اٹھا کر دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ماریا کے کان کی بالی تھی، تو وہ دریا میں کود کر بھاگ گئی تھی۔ اس نے سوچا، پھر اس نے دریا کے چوڑے پاٹ کی طرف دیکھا جہاں طوفانی لہریں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ کم بخت خود بھی مر گئی اور میری دولت بھی ساتھ ہی لے ڈوبی۔ بغرال خان کو یقین ہو گیا کہ ماریا دریا میں ڈوب کر مر گئی ہے، اس لیے کہ اتنے طوفانی دریا میں وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ دریا کہاں سے پار کیا جائے۔ ادھر ماریا جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ جنگل بے حد گنجان اور گھنا تھا۔ بڑے بڑے درخت جگہ جگہ سایہ کیے کھڑے تھے، جنگلی بیلیں درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس قدر گہرا سبزہ تھا کہ سورج کی کرنیں بڑی مشکل سے نیچے آ رہی تھی۔ درخت میں کوئی راستہ، کوئی پگڈنڈی نہیں تھی۔ معلوم ہوتا کہ وہاں سے کبھی کوئی گوین نہیں گزرا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ جاتی۔ ماریا کو خوف سا محسوس ہونے لگا، لیکن وہ آگے بڑھتی چلی گئی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی سوائے موت کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ چلتی چلی گئی، دوپہر ہو گئی تو اسے بھوک محسوس ہوئی اور پیاس بھی لگنے لگی۔ اس نے درختوں کی طرف دیکھا کہ شاید اسے کوئی پھلدار درخت نظر آ جائے، مگر جنگل میں ایک بھی ایسا درخت نہ تھا، کہیں کوئی چشمہ بھی نہیں تھا کہ وہ پانی پی کر کم از کم پیاس ہی بجھا لے۔ جنگلی جھاڑیوں نے اس کے کپڑوں کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا۔ اس کے پاؤں میں اگر لکڑی کے سینڈل بھی ہوتی تو اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوتے۔ چلتے چلتے وہ ایسے چھوٹے سے پیڑ کے پاس آ گئی جو جنگلی بیروں سے لدا ہوا تھا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر درختوں پر سے بیر جھاڑے اور انہیں مزے لے لے کر کھانے لگی۔ بیروں نے اسے سخت پیاس لگا دی، مگر وہاں پانی کہیں بھی نہیں تھا۔ دوپہر کے بعد وہ ایک جگہ پہنچی تو اسے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف بڑی، ایک جگہ چھوٹا سا چشمہ پہاڑی میں سے پھوٹ کر بہ رہا تھا۔ ماریا نے چلو آگے کر کے جی بھر کر پانی پیا۔ پانی پی کر وہ وہیں پتھروں کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تھی، اسے نیند آ گئی۔ خدا جانے وہ کب تک سوئی رہی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ خواب میں اس نے شیر کے گرجنے کی آواز سنی تھی۔ وہ سہم گئی، اس لیے کہ آواز اسے پھر ایک بار سنائی دی۔ گویا شیر خواب میں نہیں بلکہ سچ مچ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کی طرف آ رہا ہو۔ ماریا نے سوچا، شیر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی درخت پر چڑھ جائے۔ اس نے ادھر ادھر درختوں پر نظر دوڑائی۔ ایک درخت اسے اس قابل نظر آیا کہ وہ اس کی ٹہنیوں کا سہارا لیتے ہوئے اس کے اوپر چڑھنے لگی۔ درخت کے اوپر چڑھ کر وہ بڑے آرام سے دو شاخوں کے درمیان جگہ پر بیٹھ گئی۔ اب جنگل میں ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ شیر کی آواز نے سارے جنگلی جانوروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ ایک دم شیر کی گرج پھر سنائی دی اور ماریا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک زرد دھاری والا بہت بڑا شیر اس کے درخت کے نیچے ٹہل رہا تھا۔ ماریا کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ شیر نے شاید ماریا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا اور ایک طرف کو جھاڑیوں میں چلا گیا۔ ماریا نے اطمینان کا سانس لیا کہ شیر وہاں سے ٹل گیا، لیکن وہ ابھی وہاں سے اتر نہیں سکتی تھی۔ دھوپ نے ڈھلنا شروع کر دیا اور جنگل میں شام سے پہلے ہی اندھیرا پھیلنے لگا۔ ماریا نے سوچا ہو سکتا ہے اسے درخت کے اوپر ہی رات بسر کرنی پڑے۔ اس خیال سے اس نے وہیں لیٹنے کے امکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہاں جگہ اتنی ضرور تھی کہ وہ شاخوں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر ذرا سی ٹیک لگا کر رات اونگتے ہوئے گزار دے۔ درخت پر وہ آرام سے سو نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ سونے کے بارے میں غور ہی کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک کالا بھاری بھرکم ریچھ تھل تھل کرتا اسی درخت کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ ماریا نے دل میں سوچا کہ یہ بلا کہاں سے آ گئی۔ ریچھ بڑا مکار درندہ ہے، انسان کی شکل دیکھ لے تو پھر اس کو ہلاک کیے بغیر وہاں سے نہیں جاتا۔ ریچھ نے بھی ماریا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ درخت کے پاس آ کر ریچھ نے الٹی ٹانگوں سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ماریا کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ یہ کم وقت ریچھ تو اسے پھاڑ کھائے گا، اوپر آ گیا تو اس کے تیز پنجوں سے کبھی نہ بچ سکے گی۔ ریچھ ابھی درخت کے آدھے تنے پر ہی تھا کہ ایکا جھاڑیوں کی جانب سے وہی دھاری دار شیر برآمد ہوا۔ اس نے ریچھ کو درخت پر چڑھتے دیکھ کر وہیں سے چھلانگ لگائی اور ریچھ کو دبوچ کر اپنے ساتھ زمین پر گرا لیا۔ ریچھ پہلے تو گھبرا گیا کہ یہ کہ آسمان سے بلا اس کے اوپر آن گری۔ جب اس نے اپنے سامنے شیر کو دیکھا تو مقابلے پر ڈٹ گیا۔ اب ان دونوں درندوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، ہر جانور اس سے ڈرتا ہے، ریچھ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ مگر جب ایک بار ریچھ شیر کے مقابلے پر اتر آیا تھا تو وہ پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اگلے دونوں پنجوں کے چاقو نکال لیے اور جھولتا ہوا شیر کو تکنے لگا کہ وہ کدھر سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ شیر بھی غافل نہیں تھا۔ اس نے پہلو میں سے ہو کر چھلانگ لگائی اور ریچھ کے سر پر زور سے پنجہ مارا۔ اگر وہ پنجہ ریچھ پر پڑ جاتا تو اس کی گردن کے ٹکڑے اڑ جاتے، مگر عین موقع پر ریچھ نے گردن جھکا لی اور وار بچا لیا۔ اب ریچھ کی باری تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح پنجے سے شیر کے پیٹ پر پنجہ مار کر
اس کی ساری انتڑیاں باہر نکال دے۔ شیر وار بچا رہا تھا۔ ریچھ نے شیر کے پیٹ پر پنجہ مارنے کی کوشش کی تو پتھر پر سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ شاید یہی انتظار کر رہا تھا شیر۔ اس نے ریچھ کے اوپر غصے میں گرج کر چھلانگ لگا دی اور ریچھ کی گردن پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اب ریچھ اس کے نیچے بے بس ہو کر پڑا تھا اور شیر اسے روئی کی طرح دھنک رہا تھا۔ جب ریچھ بالکل ختم ہو گیا تو شیر نے ایک فاتحانہ نعرہ لگایا اور دم ہلاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس دوران میں بیچاری ماریا درخت کے اوپر بیٹھی رہی۔ وہ سوائے ڈرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ شیر چلا گیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اب رات کا اندھیرا جنگل میں پھیلنے لگا تھا اور ماریا ڈری سہمی درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اس کے نیکسٹ حصے کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ حیدر وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔